गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 13 क्रिया के बारे में समझाया था। आज एक बार मैं पुनः पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। उसके बाद अंत में अपूर्ण क्रिया और द्वितीय क्रिया के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया को अगर विभाजित किया जाए तो हम दो आधारों पर विभाजित कर सकते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो क्रिया को इन दो आधारों पर बांटा जा सकता है। क्रिया के कर्म के आधार पर अगर हम देखें तो दो भेद होते हैं बच्चों, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ने की क्रिया का प्रभाव जो है वो पुस्तक पर पड़ रहा है बच्चों। इसलिए जो सीता पुस्तक पढ़ रही है उसमें पढ़ने की क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो इसी तरीके से बच्चों, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है तो पढ़ाने का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अब हमारी सकर्मक क्रिया भी जो होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जो होती है बच्चों, उसमें एक कर्म होता है। जिस क्रिया में बच्चों एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। यानी सकर्मक क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे हमने बताया सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर पुस्तक जो है वो एक कर्म है, केवल पुस्तक पढ़ती है। और अगर दूसरा वाक्य कहें हम, अध्यापिका बच्चों को पुस्तक पढ़ाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दो कर्म हैं, बच्चों को और पुस्तक। यहाँ अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है अगर कहते हैं तो यहाँ पर बच्चों को और पाठ दो कर्म हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया हुई। तो बच्चों, ये सकर्मक क्रिया के दो भाग हो गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी सकर्मक क्रिया के बच्चों दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और उसके बाद बच्चों अकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर जो दूसरा भेद है क्रिया का, वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में बच्चों, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। यानी जैसे हम कहें राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, बालक सोता है, वह हंसता है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं जिनमें इनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। राम दौड़ता है, बीच में कोई भी कर्म नहीं है, यानी जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ पर क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। तो हंसना, दौड़ना, सोना, तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक कहलाती हैं। तो ये तो थे बच्चों आपके कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक
और अकर्मक सकर्मक क्रिया जो है बच्चों आपकी हो गई दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक, और अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। उसके बाद बच्चों हमने आप लोगों को बताया था कि संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, जिसमें पहली थी संयुक्त क्रिया, दूसरी थी प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो ये आपकी चार क्रियाएं थी संरचना के आधार पर बच्चों, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और हमारी कृदंत क्रिया। अब हम क्रम से इन क्रियाओं के बारे में बच्चों जानेंगे। पहली है बच्चों संयुक्त क्रिया। जब दो अथवा अधिक क्रियाएं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो अथवा उससे अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। बहुत से वाक्यों में बच्चों संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें राम दौड़ रहा है, वह फल खा रहा है, वह चला गया। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, दौड़ रहा है, दौड़ना एक क्रिया है, रहना एक क्रिया और है, तो इन सब के संयोग से दौड़ रहा है बना। तो यहाँ पर ये बच्चों संयुक्त क्रिया है। फूल खिल गया, तो खिलना एक क्रिया है और गया एक क्रिया है। तो ये दो संयुक्त क्रियाओं से मिलकर बना है फूल खिल गया। ठीक है। सूरज निकल आया, तो निकल और आना ये दो क्रियाएं हैं, इन दोनों के संयोग से बनी है निकल आया। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी हो गई संयुक्त क्रिया। उसके बाद बच्चों देखिए, जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर वाक्य में प्रयोग होती हैं वहाँ पर संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं। और एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी जो है वो सहायक क्रिया होती है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ जो भी क्रिया प्रयोग की जाती है वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे गो है, गोज है ना, गॉन है। तो इस तरह से वेंट है, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह हिंदी में भी जो है मुख्य क्रिया होती है और उसकी जो दूसरी होती हैं वो सहायक क्रियाएं कही जाती हैं। तो एक मुख्य क्रिया और दूसरी सहायक क्रियाओं से मिलकर ही संयुक्त क्रिया बनती है बच्चों। अब आती है नाम धातु क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ नाम का प्रयोग हो, कोई भी संज्ञा शब्द, नाम संज्ञा शब्दों को हम क्या कहते हैं, नाम। लेकिन यहाँ पर जो है नाम धातु क्रिया में संज्ञा शब्दों का भी प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग होता है और विशेषण शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनसे बनी क्रियाएं जो होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे हाथ, हाथ से बन गया हथियाना, उसने हमारी पेंसिल हथिया ली। तो ये हथियाना जो है ये बच्चों है नाम धातु क्रिया। झूठ, तो उसने मेरी बात झुठला दी, झुठलाना, झूठ से बना झुठलाना। और सर्वनाम शब्द है अपना, अपनाना। ठीक है, उसने अपने भाई को अपना लिया। ठीक है, तो ये जो बच्चों हैं इस तरीके से संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा शब्दों से जैसे खर्च, खर्च से खर्चना बनी है क्रिया, खरीद, खरीदना। उसी तरह सर्वनाम शब्दों में अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से बनी 60, जैसे कोई 60 वर्ष का हो गया है तो हम कहते हैं सठिया गया है, तो सठियाना है। गर्म, गर्म विशेषण है, गर्माना। तो 60 भी बच्चों विशेषण है, क्योंकि 60 साल का व्यक्ति कहें तो 60 क्या है आपका विशेषण शब्द है ना। इसी तरह बच्चों अनुकरणवाची, अनुकरणवाची में होता है बच्चों हिन, हिन,
जैसे हिन हिन किसकी आवाज़ है? घोड़े की, तो हिन हिनाना। मिन मिन, मिन मिनाना। तो इस तरह से थर थर, थर थराना, तो ये अनुकरणवाची हैं। जैसे जाड़े में हम थर थर काँपते हैं, तो थर थराना। ठीक है। तारे क्या होते हैं? टिम टिम, टिम टिमाना। तो इस तरह से खट खट, दरवाजे पे क्या हो रही है? खट खट, तो खटखटाना, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। तो ये अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं बच्चों। उसके बाद आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि जो क्रिया कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पिताजी ने माली से पौधे लगवाए, तो पिताजी ने यानी माली को प्रेरणा दी और उससे पौधे लगवाए। ठीक है। शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। ठीक है। शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, तो यानी छात्रों को प्रेरणा दी और उससे पाठ पढ़वाया। प्रेरणार्थक क्रिया के हमेशा दो कर्ता होते हैं। एक प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देने वाला होता है, और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता, जिसको प्रेरित किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेरित कर्ता। तो इस तरीके से बच्चों दो कर्ता होते हैं। जैसे शिक्षक ने, तो शिक्षक क्या है? प्रेरक है। और छात्रों से पाठ पढ़वाया, तो छात्र जो हैं वो प्रेरित करता है, यानी शिक्षक ने प्रेरित किया तब उनमें भावना आई पाठ पढ़ने की। और प्रेरणार्थक क्रिया भी हमने बच्चों आप लोगों को बताई थी कि दो प्रकार की होती है। इसके दो रूप होते हैं। एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए प्रेरणा देता है तो उसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। माता बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में होता है जब कार्य स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, तब वो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है बच्चों। अब है उसके बाद कृदंत क्रिया हमने बताई थी। कृदंत क्रियाएं, जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं कृदंत क्रिया। जैसे चलकर, पढ़कर आदि। हिंदी में हमारे तीन प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं बच्चों। पहली होती है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यानी वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है उसके लिए जो प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। जो क्रिया का रूप वर्तमान समय में कार्य के होने या करने का बोध कराए उसे हम कहते हैं वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। जैसे तुम खाना खाते हो, विवेक विद्यालय जाता है। तो इसमें स्पष्ट है बच्चों ये वर्तमान काल में हो रहा है कार्य। भूतकालिक कृदंत क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसमें पता चले कि बीते समय में कार्य के होने या करने का पता चलता है, उसे कहते हैं भूतकालिक कृदंत क्रिया। जैसे राम विद्यालय गया और मनीष ने खाना खाया। तो बच्चों यहाँ पर है वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया। उसके बाद बच्चों तीसरी आती है पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया में बच्चों होता है कि मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई कार्य हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। जो मुख्य क्रिया होती है उससे पूर्व कोई क्रिया हो जाती है, दूसरी क्रिया, तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। जैसे वह नहाकर विद्यालय गया। ठीक है। बच्चा जागकर खेलने लगा। तो यानी खेलने का कार्य जो है वो उसके जागने, मतलब खेलने का कार्य शुरू हुआ उससे पहले वो जाग गया। और राम नहाकर विद्यालय गया, यानी विद्यालय जाना मुख्य क्रिया थी, लेकिन उससे पहले ही नहाने की क्रिया हो गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों इस तरह मुख्य क्रिया से पहले जो क्रियाएं हो जाती हैं और उसमें कर या कर के शब्द जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। अब बच्चों हम समझेंगे कुछ अन्य क्रियाओं के बारे में भी। ये अन्य क्रियाएं हैं बच्चों
जैसे अपूर्ण क्रिया, जिन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है उन्हें हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को डैश दिया हुआ है, बनाया। क्या बनाया? तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमें कोई शब्द लगाना पड़ेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कपिल सिब्बल को मंत्री बनाया, तो इसमें क्या हुआ? मंत्री शब्द लगने पर ये वाक्य पूर्ण हुआ। तो इस तरह कुछ अपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिनको पूर्ण करने के लिए कोई वाक्य लगाया जाता है। इसमें बनाना, चुनना, समझना आदि अपूर्ण क्रियाओं के कर्म के पूरक शब्द बनाना, होना, ठहरना, लगना, रहना, निकलना आदि अपूर्ण क्रियाओं को पूरक शब्द की आवश्यकता होती है बच्चों। उसके बाद बच्चों आप लोगों की आती है द्वित्व क्रिया। जब एक ही क्रिया दो बार प्रयुक्त होती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों द्वित्व क्रिया। ठीक है। द्वित्व क्रिया में जो है बच्चों, जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, बच्चा रोते रोते हंसने लगा। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं द्वित्व क्रिया। जब एक ही क्रिया दो बार प्रयुक्त होती है तो उसे हम कहते हैं द्वित्व क्रिया। ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि ये पाठ अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। और उसके बाद हमारी अपूर्ण क्रियाएं क्या होती हैं, जहाँ पर किसी पूरक शब्द को लगाकर पूर्ण किया जाता है। और द्वित्व क्रियाएं कौन सी होती हैं? जब किसी क्रिया को हम दो बार प्रयोग करते हैं तो उसे हम द्वित्व क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझ लेते हैं बच्चों। बच्चों ये प्रश्न हमने आप लोगों को उस दिन समझाए भी थे और इनको गृह कार्य में भी आप लोगों को कुछ प्रश्न लिखने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने उत्तर लिखे भी हैं, पर बच्चों आप पुनः ये देख लीजिए और इस प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है बच्चों, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना आदि क्या हैं? क्रियाएं हैं। क्रिया का मूल रूप जो है धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, खा, जा आदि। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बच्चों ज्ञान होता है, बोध होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और जैसे खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना आदि ये क्रियाएं हैं। और क्रिया का मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, खा, जा आदि। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो आप लोग इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। दूसरा है बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में उदाहरण सहित लिखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं बच्चों। अभी मैंने एक बार स्पष्ट भी किया था, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है ना। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म जरूरी है जिस क्रिया के लिए, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
जैसे राम पत्र लिखता है। इस वाक्य में पत्र क्या है? कर्म है, एक ही कर्म है ये। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है। इस वाक्य में क्या है बच्चों? दो कर्म हैं, बच्चे और पाठ। तो एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र, इस वाक्य में पत्र केवल कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बच्चों दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ाती है। इस वाक्य में दो कर्म हैं, बच्चे और पाठ। अब बच्चों अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। हम कह सकते हैं कि अकर्मक क्रिया में जो है वो कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छात्रा दौड़ती है, बालक सोता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? दौड़ती है और सोता है, इन क्रियाओं का जो प्रभाव है वो सीधे कर्ता पर पड़ा, छात्रा तथा बालक पर। अतः ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी और अन्य कर्म नहीं है। अर्थात जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया बच्चों। उसके बाद संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए बच्चों। संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उत्तर है बच्चों, जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है उन्हें हम कहते हैं बच्चों कृदंत क्रिया। जैसे चलकर, पढ़कर आदि। हिंदी में तीन प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। अभी मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को समझाया था। उसके बाद प्रश्न है संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो बच्चों संयुक्त क्रिया के बारे में मैंने बताया था कि जब दो व अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे फूल खिल गया, रंजीत घर चला गया। अब देखिए खिल और गया दो क्रियाएं हैं, चला और गया ये भी दो क्रियाएं हैं बच्चों। तो इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं खिल गया तथा चला गया का प्रयोग हुआ है, अतः ये क्या है बच्चों? संयुक्त क्रिया है। जब दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो तब उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे फूल खिल गया, रंजीत घर चला गया। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं खिल और गया, चला और गया। तो इन वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, यानी खिल गया तथा चला गया। तो अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं बच्चों। अब मैंने आप लोगों को अभ्यास कार्य दिया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो बच्चों वो अभ्यास कार्य भी आप देख लीजिए और इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। तो बच्चों ये देखिए जो है आप लोगों को डैश है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए बच्चों। तो इसमें डैश है, फिर है क्रिया में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, यानी अकर्मक क्रिया में। अभी हमने बच्चों आप लोगों को बताया था कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, यानी उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है बच्चों जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और डैश क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग होता है, यानी संयुक्त क्रिया में। और 5वें नंबर पे है बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके
किसी दूसरे को प्रेरणा देता है। एक बच्चों बीच में छूट गया है कॉलम। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या हम कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। और अंतिम है, शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है? कृदंत क्रिया बनाई जाती है बच्चों। तो अब आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फिर भी किसी प्रश्न को समझने में कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।